हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हनी ड्यू बुक और आज हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर जिसका नाम है ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट। ग्लिम्सेस मीन्स होता है झलक और पास्ट मीन्स होता है अतीत, यानी कि हिस्ट्री की यहाँ पर हम कुछ झलक देखेंगे। बिफोर यू रीड, हियर आर सम पिक्टोरियल ग्लिम्सेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ योर कंट्री फ्रॉम 1757 टू 1857। तो ये जो पिक्टोरियल मतलब ये जो आपका चैप्टर है इसमें बहुत सारी इमेजेस दी गई हैं जिसमें हम झलक पढ़ेंगे इतिहास के बारे में जो हमारे देश से जुड़ी हुई हैं 1757 से लेकर 1857 तक। दीज पिक्चर्स एंड स्पीचेस बबल्स, स्पीचेस बबल कहा गया है इस तरह की जो स्पीच है वो इस तरह के ब्रैकेट में दी गई है उसे स्पीच बबल्स कहा गया है। तो ये जो पिक्चर है और ये जो स्पीच बबल्स हैं विल हेल्प क्लियरिफाई योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंडीशन दैट लेड टू इवेंट नोन एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857। तो ये जो पिक्चर्स हैं स्पीच बबल्स हैं ये आपको क्लियर करेंगे, समझने में ये आपकी हेल्प करेंगे कि क्या कंडीशन रही, ये जो इवेंट्स हुए जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं द मार्टियर्स, यहाँ पर एट द फंक्शन इन दिल्ली, दिल्ली में एक फंक्शन चल रहा है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि लता मंगेशकर जो है गाना गा रही है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कुछ पॉलिटिशियन यहाँ पर बैठे हुए हैं और सॉन्ग जो है वो ये है ओ माई कंट्री मैन लेट योर आईज फिल विद टीयर्स, ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइस ऑफ इंडियाज मार्टियर्स। तो जैसा कि आप भी जानते हैं कि जो इंडिया के फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने किस तरह से बलिदान किया, किस तरह से देश को आज़ादी दिलाई। यहाँ पर आप उनकी इमेजेस भी देख सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इमेज में ये फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने देश के लिए बलिदान किया और यहाँ पर कुछ लोगों की इमेज भी आप देख पा रहे हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट, कॉन्क्वेस्ट मीन्स होता है जीत, विजय। 1757 टू 1849 यहाँ की बात है किस तरह जो इंडिया है वो विजय हासिल करती है, वो जीत हासिल करती है, ये हम इस पैराग्राफ में जानेंगे। विद इट्स सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सटेंड इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया, उसने अपनी कंपनी को जो है बढ़ाना शुरू कर दिया। कब? 18th सेंचुरी में भारत में। किसके साथ? उसके पास जो आधुनिक हथियार थे, तेज हथियार थे, उनके साथ उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बढ़ाना शुरू कर दिया 18वीं शताब्दी में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इमेज है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैप है। मैप का ये वाला जो पार्ट है इसमें कौन राज करता था? इंडियन प्रिंसेस, यानी कि भारत के कुछ राजा थे जो यहाँ पर राज करते थे। यहाँ पर आप जो और पार्ट देख पा रहे हैं ये बताया गया है ब्रिटिश टेरिटरी, यहाँ पर वो अपना बिजनेस करते थे और ये बात है आपकी 1765 की। तो देखते हैं यहाँ पर इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड। अब जो इंडियन प्रिंसेस थे यानी कि जो राजा थे वो कम होने लगे थे। क्यों कम होने लगे थे? द अप स्टार्ट राजाबा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। तो जैसे कुछ राजा होते थे उनके बीच जो युद्ध होता था तो यहाँ पर बताया गया है कि जो राजा थे वो क्या करते थे, वो कहते थे कि कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उन्हें बुलाते थे, उन मर्चेंट्स को बुलाते थे, वो बिजनेस करने के लिए जो आए थे कि उन्हें बुलाओ, वो जो है हमारी मदद करेंगे दूसरे राजा को हराने में। तो मतलब आपस में वो एक दूसरे से लड़ते थे इस तरह से और उनकी मदद लेते थे। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट। और ये जो कॉन्स्टेंट मीन लगातार, ये जो लगातार झगड़े चलते रहते थे इसकी वजह से जो लोग थे वो शांति से नहीं रह पाते थे। द राइवलरीज हेल्प्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी। राइवलरीज मीन्स होता है झगड़े, लड़ाइयाँ, फाइट। ये जो झगड़े हो रहे थे ये ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प करते हैं यानी कि उसकी मदद करते हैं। इट कुड ईजिली
सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने क्या करना शुरू कर दिया, जो राजा थे उन्हें एक एक करके मारना हटाना शुरू कर दिया। ए फार सीइंग रूलर लाइक ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर। लेकिन कुछ ऐसे भी रूलर थे, जैसे कि टीपू सुल्तान की बात की जा रही है, जो दूरदर्शी थे, यानी कि फार सीइंग का मतलब है वो भविष्य के बारे में भी सोचते थे। फाउट द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग। वो तब तक ब्रिटिशर से लड़ते रहे जब तक कि वो लड़ते हुए नहीं मर गए, यानी कि उन्होंने वो लड़ते लड़ते मर गए, लेकिन उन्होंने लड़ना जारी रखा। तो देखिए यहाँ पर आप इमेज देख पा रहे हैं, यहाँ पर कुछ इंडियंस हैं और यहाँ पर भी कुछ इंडियंस हैं, लेकिन उनके जो मत हैं वो अलग अलग हैं। यही यहाँ पर बात कही गई है, हाउ डिड इंडियन रिएक्ट टू दिस कॉन्क्विस्ट। मतलब वो जो ब्रिटिशर थे उनकी जीत पर लोग किस तरह से रिएक्ट करते थे, वो हम यहाँ पर जानने वाले हैं। थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वार्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स। तो यहाँ पर एक पर्सन कहता है कि भगवान का शुक्र है कि अब जो है देश में शांति है, और ना तो अब कोई झगड़े होते हैं, ना लड़ाइयाँ होती हैं, और ना ही ठगों के द्वारा हमें लूटा जाता है। अब यहाँ पर एक और पर्सन है, वो क्या कह रहा है, इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश। मतलब भगवान ने ही, ये ब्रिटिशर हैं, उन्हें हमारे लिए भेजा है, वो यहाँ पर भगवान के रूप में आए हैं। अवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद दैम। यहीं पे तीसरा एक और आदमी है, वो कह रहा है कि हमारा भाग्य उनके साथ जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर इन लोगों का मत है कि वो लोग अच्छे हैं, जो ब्रिटिशर हैं वो उनके लिए अच्छे हैं, लेकिन यही हम दूसरी तरफ देख पा रहे हैं कि कुछ लोगों का मत है कि वो ठीक नहीं है, जो कुछ हो रहा है देश में वो ठीक नहीं है। तो देखिए यहाँ पर एक पर्सन क्या कहता है, द वाइट मैन हैज़ किल्ड एंड डी थ्रोन अवर किंग। कि जो गोरे लोग हैं उन्होंने क्या कर दिया, हमारे कुछ राजाओं को तो मार दिया, और कुछ उन्हें डी थ्रोन का मतलब होता है उन्हें गद्दी से हटा देना, कुछ को गद्दी से हटा दिया है हमारे राजाओं को। सम किंग वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड। लेकिन यहीं पर एक इंसान कहता है कि कुछ राजा जो हैं वो अच्छे नहीं थे, हालांकि वो अच्छे नहीं थे, लेकिन वो इस धरती के तो थे, इस जमीन के तो थे। नाउ वी हैव बिकम स्लेव ऑफ द फॉरेनर। फॉरेनर मीन्स होता है विदेशी, और स्लेव मीन्स होता है दास, यानी कि गुलाम। तो यहीं पर एक और पर्सन कहता है कि अब हम क्या बन गए हैं, अब हम जो विदेशी लोग हैं उनके दास बन गए हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मतलब इंडियन है सब, और सब के मत अलग अलग हैं। कुछ लोग ब्रिटिशर को के राज को अच्छा मानते हैं, और कुछ कहते हैं कि नहीं वो ठीक नहीं था। आगे बढ़ते हैं, ब्रिटिश रूल। अब यहाँ पर डेट दी गई है 1765 टू 1836। Religious leaders preached ideas like untouchability and child marriage। तो मतलब जो कुछ संत थे जो उपदेश देते थे, धार्मिक संत जो थे उनके बारे में बताया गया है कि जो धार्मिक नेता थे उनका क्या काम था, वो इस तरह के उपदेश देते थे जैसे कि छुआछूत और क्या कहते हैं बाल विवाह, ऐसी कुरीतियों को वो बढ़ाते थे, उन्हें पनपने देते थे, वो लोगों को शिक्षा ही ऐसी देते थे। एनी वन हु क्रॉसेज द सी लॉसेज हिज रिलीजन। तो उनका कहना था कि जो कोई समुद्र को क्रॉस करेगा वो क्या कर देगा, उसका जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएगा, वो अपने धर्म को खो देगा। मतलब इस तरह की वो शिक्षा देते थे। वहीं आप दूसरी तरफ देख पा रहे हैं, ऑल द मिजरीज इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन। वहीं पर एक जो दूसरा धर्म नेता है वो क्या कहता है कि ये सब जो दुख फैल रहे हैं संसार में, इन दुखों का कारण कौन है, एक वुमेन है इन दुखों का कारण। तो इस तरह की शिक्षा देके वो लोगों को भ्रमित करते रहते थे। द ट्रूथ वाज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, द ब्रिटिश स्कॉन्ड दैम। अब सच्चाई क्या थी, सच्चाई ये थी कि जो इंडियंस थे उन्होंने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना आत्मसम्मान खो दिया था, और जो ब्रिटिशर थे वो उन पर अत्याचार करते थे। अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो एक इंडियन है वो हाथ जोड़कर खड़ा हुआ है, और यहाँ पर जो ब्रिटिशर हैं वो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। और क्या बातें वो कर रहे हैं, क्या बोला जा रहा है, द नेटिव आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट,
इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी। तो कहा जा रहा है कि इन लोगों पर, यानी कि इस राष्ट्र के जो लोग हैं, इन पर विश्वास नहीं किया जाता किया जा सकता और ये ईमानदार नहीं है। तो यहीं पर एक इंडियन है जो हाथ जोड़कर खड़ा और कह रहा है कि ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट, कि तुम सही है मालिक लेकिन मैं ईमानदार हूँ। बीइंग मर्चेंट द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट, दियर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबैंडन दियर फील्ड। अबैंडन का मतलब होता है छोड़ देना। तो वो मर्चेंट थे, वो व्यापारी थे, वो क्या चाहते थे कि उन्हें बहुत जल्दी से प्रॉफिट मिले, वो जल्दी से प्रॉफिट कमाना चाहते थे और उनके जो हैवी टैक्स थे, जो टैक्स उन्होंने लगा दिए थे फार्मर्स के ऊपर, वो उन्हें मजबूर कर देते हैं कि जो फार्मर्स होते हैं वो अपनी ज़मीन को छोड़कर चले जाते हैं। बट अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक इंडियन है, वो क्या कह रहा है, बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप्स। तो एक इंडियन कहता है कि तुम्हारे जो आदमी हैं वो क्या करते हैं कि मेरी सारी क्रॉप को ले जा रहे हैं वो। यू आर स्टिल इन एरियर्स, इफ़ यू डू नॉट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू जेल। तो वहीं पर एक ब्रिटिशर है, वो क्या कह रहा है कि तुम्हारा जो कर्ज है वो अभी भी बकाया है और अगर तुम अगले हफ्ते तक इसे नहीं देते हो तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। तो इस तरह से उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है और जो इंडियन है उन्हीं की लैंड है और उन्हीं से टैक्स लिया जा रहा है। तो इस तरह की कंडीशन जो है धीरे धीरे हो जाती है। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड विच गेव दैम मोर प्रॉफिट। अब जो ब्रिटिशर थे वो नए नए मेथड अपनाते रहते थे कि जिनसे उन्हें और ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी वैन ब्रोट इन इंडिया। तो मना कर दिया जाता है कि जितना भी सामान जो है ब्रिटिश में, इंग्लैंड में मैन्युफैक्चर हो रहा है उसे इम्पोर्ट नहीं किया जाएगा। तो कहा जाता है कि एक गुड आइडिया, तो कहा जाता है बहुत अच्छा आइडिया है, अगर नहीं आएगा तो क्या होगा, उससे जो है भुखमरी फैलेगी, लोगों को काम नहीं मिलेगा। द ब्रिटिश पॉलिसीज ruined the expert artisan and their business। अब जो ब्रिटिश पॉलिसी थी ये, उससे क्या हो रहा था, जो एक्सपर्ट आर्टिशियन थे इंडिया के और उनका जो बिजनेस था वो धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा था। तो यहाँ पर बताया गया है इनएविटेबली फैमिन्स फॉलोड, और इस तरह से जो है आपदा आ जाती है, यानी कि लोगों को काम नहीं मिलता है। तो क्या होता है, बिटवीन 1822 एंड 1836 50 lakhs इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन, और 15 लाख लोग भूखमरी के कारण मर जाते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि द ईस्ट इंडिया कंपनी लॉ बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ऐसे नियम लागू कर देती है जिससे कि पतन होने लगता है, जो भारतीय इंडस्ट्रीज थी, भारत की जो कंपनियां थी उन सब का पतन होने लगता है। यानी कि लोग जो है जैसे तैसे करके अपना गुजारा करते थे, किसी ने हैंडलूम लगाए हुए थे, वो सारी चीज़ें जो हैं ब्रिटिशर धीरे धीरे बंद कर देते हैं और जो आर्टिशियन थे वो अपना बिजनेस चलाते थे, वो धीरे धीरे सब खत्म हो जाता है और लोग जो है भूखे मरने लगते हैं। राम मोहन रॉय ये एक विद्वान थे, 1772 टू 1833। तो यहाँ पर देखिए राम मोहन रॉय, अ लर्न मैन फ्रॉम बंगाल, अंडरस्टूड वाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री। अब वो जो है एक विद्वान व्यक्ति थे बंगाल से, वो समझ जाते हैं कि देश में क्या कुछ गलत हो रहा है। लेट अस नॉट डिस्पाइज अवर सेल्फ, अवर एनिसेंट कल्चर इज ग्रेट। वो कहते हैं कि हमें इस सबको नहीं छोड़ना चाहिए, जो हमारी पुरानी संस्कृति है वो महान है। एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट, और वो कहते हैं कि हम इस लायक हैं कि हम अचीवमेंट्स कर सकें, हम उपलब्धियां हासिल कर सकें। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म अवर सोसाइटी। वो कहते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें अपने सोसाइटी को सुधारना होगा। सुपरस्टिशियस हैव बीन रुइनस, और ये जो अंधविश्वास है, सुपरस्टिशियस मीन्स होता है अंधविश्वास, रिफॉर्म मीन्स होता है सुधार, ठीक है। तो ये जो अंधविश्वास है ये क्या कर रहा है,
ये हमें नष्ट कर रहा है, इसी की वजह से जो है हम नष्ट होते चले जा रहे हैं। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, वो अपनी पत्नी उमा को कहते हैं, काउ आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, गायें जो हैं अलग अलग रंगों की होती हैं, बट द कलर ऑफ दियर मिल्क इज द सेम, लेकिन जो वो दूध देती हैं वो एक ही रंग का होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम, वो कहते हैं कि अलग अलग टीचर्स के अलग अलग मत होते हैं, लेकिन जो धर्म होता है वो समान होता है, सभी का धर्म समान होता है। ही वॉज अट्रैक्टेड बाई साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, वो अट्रैक्टेड थे यानी कि वो आकर्षित होते थे किसकी तरफ, जो साइंस थी और मॉडर्न नॉलेज थी, आधुनिक ज्ञान था, उसकी तरफ वो आकर्षित होते थे। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, उनका मानना था कि जो नॉलेज है, ज्ञान है, वो प्रैक्टिकल होना चाहिए और साइंटिफिक होना चाहिए। He crossed the sea and went to England to see what made the British powerful there he told them। अब वो क्या करते हैं, वो समुद्र को क्रॉस करते हैं, जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा भी, एक लीडर होते हैं वो बताते हैं कि जो समुद्र को क्रॉस करेगा वो अपना धर्म खो देगा। तो यहाँ पर वो इस अंधविश्वास को तोड़ने के लिए क्या करते हैं, वो समुद्र को क्रॉस करते हैं, इंग्लैंड जाते हैं और वो देखते हैं कि जो ब्रिटिशर हैं वो इतने पावरफुल कैसे होते जा रहे हैं, और वो वहाँ पर उन्हें बताते हैं, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है प्रजा। वो कहते हैं कि हमने तुम्हें अपना रूलर समझ लिया है, रूलर मतलब जो उनके ऊपर राज कर रहा था, तो वो कहते हैं कि हमने तुम्हें अपना रूलर समझ लिया है, लेकिन तुम्हें भी हमें अपनी प्रजा मानना पड़ेगा। बट यू मस्ट रिमेंबर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ रूलर ऑफ हिज सब्जेक्ट। और वो साथ ही में बताते हैं कि एक रूलर की क्या जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी प्रजा को का ध्यान रखे, उस पर ध्यान दें कि उसे किन चीज़ों की ज़रूरत है। अब जो राजा राम मोहन रॉय होते हैं उन्होंने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप्ड दैम इन 1823, लेकिन जो ब्रिटिशर थे वो उन पर संदेह करते थे और उन्होंने उसे 1823 ईस्वी में बंद कर दिया। किसको बंद कर दिया, उस न्यूज़पेपर को। ऑपरेशन कहा जाता है दबाना, जो लोग थे उनको दबाया जाने लगा, जो इंडियंस थे उन्हें उनकी बात नहीं रखने दी जाती थी और उन्हें दबाया जाता था। देखिए 1765 to 1835, बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑप्रेस इंडियन। अब जो ब्रिटिशर थे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, जो इंडियंस थे उन्हें दबाना शुरू कर दिया। इन 1818 दे हैड पास्ड रेगुलेशन, 1818 में उन्होंने क्या किया, एक नियम लागू कर दिया, एक रेगुलेशन लगा दिया, जिसे रेगुलेशन थर्ड के नाम से जाना गया। अंडर इट, इसके अंतर्गत क्या होता था, एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन द कोर्ट, बिना कोर्ट में सुनवाई के किसी भी इंडियन को जेल हो सकती थी। तो उन्होंने इस तरह का नियम लागू कर दिया। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर इन इंडिया ड्रो अ बिग सैलरी एंड ऑल्सो मेड फॉर्चून इन प्राइवेट बिजनेस। अब जो ब्रिटिश ऑफिसर थे वो क्या करते थे, वो इंडिया से एक बड़ी सैलरी लेती थी, बहुत ज़्यादा सैलरी लेते थे, और वो जो है अपना भाग्य अपना रहे थे, वो जो प्राइवेट बिजनेस कर रहे थे उसमें भी वो बहुत प्रॉफिट कमा रहे थे। बाई 1829 ब्रिटेन वाज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया। अब 1829 शताब्दी में क्या हुआ, जो ब्रिटिशर थे ब्रिटेन से उन्होंने ब्रिटिश गुड को एक्सपोर्ट किया, बहुत बड़े पैमाने पर मंगाया, और उसकी कीमत कितनी थी, 7 करोड़ रुपए, इंडिया के 7 करोड़ रुपए जो है उसके लिए पे किए गए। द ब्रिटिश प्रोस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगेन टू डाई। अब जो ब्रिटिशर थे वो तो समृद्ध होते चले जा रहे थे, जो कंपनी थी वो लूट मचा रही थी इंडिया में, और वो तो समृद्ध होते चले जा रहे थे, लेकिन जो इंडस्ट्रीज थी इंडिया की वो जो है ख़त्म होने लगी थी। द गवर्नर जनरल बेंटिंग रिपोर्टेड बैक होम। अब जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने, मतलब वो ब्रिटेन से ही कहते हैं, ब्रिटिश से ही कहते हैं,
द बोन ऑफ कॉटन वीवर आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। वो कहते हैं कि वो जो कॉटन वीवर्स हैं, जो भारत में कॉटन को उगाने वाले लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो ब्लीच कर रहे हैं। ब्लीच का मतलब होता है वो पूरी खेती पर कॉटन को बो रहे हैं, उससे सफ़ेद कर रहे हैं उसको। कौन सी लैंड को, प्लेन को, यानी कि भारत की जितनी भी ज़मीन है वो उसके ऊपर क्या उगाते हैं, वो वहाँ पर कॉटन की खेती करते हैं। तो इस तरह से वो लोगों को दबाने लगे थे, उनके ऊपर अत्याचार करने लगे थे और इंडिया से बहुत सारा प्रॉफिट कमाते थे। उनका बस एक ही एम था कि यहाँ से किसी भी तरह लूट लेना पैसों को और अपनी कंट्री में उसे भेज देना, और अच्छी अच्छी सैलरी पर वो वहाँ पर काम करते थे, बहुत सा प्रॉफिट कमाते थे। और जो फार्मर्स थे उनके ऊपर बहुत सारे नियम, जैसे रेगुलेशन थर्ड उन्होंने लगाया, जिसमें लोगों को बिना किसी जुर्म के जेल में डाल दिया जाता था। तो इस तरह से हमने जाना अपने चैप्टर में कि किस तरह से और किस डेट में ये इवेंट्स होती हैं। आगे के पार्ट को हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, जो हमारा बचा हुआ चैप्टर है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, आपका चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, इजी भी लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।